हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं रेलवे साइंस का देखेंगे, जो कि आपका 2024 में जितने भी रेलवे के पेपर हुए हैं साइंस का, उसको हम कवर करने वाले हैं। इसके माध्यम से आप जो है ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हैं, एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, इवन रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप इसको रेफ़र कर सकते हैं, या किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको साइंस के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि जब एक मोटी कांच के स्लैब, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि जब एक मोटी कांच के स्लैब है, तो कांच की एक स्लैब है को किसी मुद्रित पदार्थ के ऊपर रखा जाता है, ठीक है, मुद्रित पदार्थ के ऊपर रखा जाता है, तो मुद्रित पदार्थ खाली स्थान दिखाई देता है और यह प्रकाश के कारण होता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन को अगर जब तक नहीं पढ़ेंगे ध्यान से नहीं समझ में आएगा कि जब एक मोटे कांच के स्लैब है, मोटे कांच का स्लैब है, किसी मुद्रित पदार्थ के ऊपर रखा गया है, तो मुद्रित पदार्थ जो है आपका उठे हुए दिखाई देंगे यहाँ पे। और यह प्रकाश के किसके कारण होता है, तो प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के जो होता है आपका किसके कारण होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण इस तरह से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए एक होता है क्या, प्रकाश के अपवर्तन के लिए दो माध्यमों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे एक दो माध्यम आवश्यकता होगा, जैसे कि एक मोटे कांच का स्लैब हो गया और एक वायु हो गया। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, अपवर्तन हो गया। देखिए परावर्तन नहीं होगा। आगे देखते हैं अपवर्तन के मुख्य कारण क्या होते हैं। देखिए अपवर्तन के कारण ही जो होते हैं तारे टिमटिमाते हैं, जल में पड़े वस्तुओं को ऊपर से देखने पर उसका ऊपर उठा हुआ दिखता है। किसके कारण, तो जल अपवर्तन के कारण ही होता है। अगर जल में देखते हैं, जल में अगर मानते हैं कि इस तरह से जल भरा हुआ है, अगर आप इसमें किसी भी प्रकार के पेंसिल डालते हैं तो आपको जो है टेढ़ा दिखाई देता है। तो किसके कारण होता है, तो अपवर्तन के कारण होता है। उसके बाद एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं कि लेंस के चश्मा एवं सूक्ष्मदर्शी का कार्य जो होता है क्या होता है, अपवर्तन होता है। देखिए लेंस के चश्मा जो होता है परावर्तन नहीं होगा। परावर्तन कब होता है, जब उसका एक भाग जो होता है, जैसे कि दर्पण आप देखते होंगे, दर्पण में परावर्तन होता है। दर्पण में परावर्तन इसीलिए होता है क्योंकि उसका एक भाग जो होता है कालीन किया रहता है, जिसके वजह से जो होता है प्रकाश को रिफ्लेक्ट होता है। बट जो लेंस में जो होता है इस प्रकार का नहीं होता है। तो लेंस जो होता है इस प्रकार का होता है, तो प्रकाश यहाँ से आता है और यहाँ चला आता है। तो किसके कारण होता है, तो अपवर्तन के कारण होता है। चलचित्र प्रोजेक्टरों का क्रियाकलाप जो होता है अपवर्तन के कारण ही होता है। गर्म क्षेत्रों में दूर से देखने पर जल के होने का दृष्टि भाग जो होता है आपका मृग तृष्णा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है कि 2 मीटर भुजा वाला एक घनाकार लकड़ी का टुकड़ा एक टेबल पे रखा गया है। ओके, यदि लकड़ी के टुकड़े का द्रव्यमान जो है आपका 10 केजी दिया गया है, तो टेबल पर लकड़ी के टुकड़े गुटके द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करना है। तो देखिए बल बराबर फार्मूला क्या होता है, P बराबर F/A होता है। क्या होता है, P बराबर F/A होता है। अब यहाँ बल के फार्मूला हम देख लिए। अब हमें यह निकालना क्या क्या है, तो देखिए हमको दिया गया क्या कि 2 मीटर भुजा वाली एक घनाकार लकड़ी का टुकड़ा दिया गया। तो भुजा दिया गया है आपका 2 मीटर दिया गया है, और लकड़ी के टुकड़े का द्रव्यमान जो है आपका 10 केजी दिया गया है, और जो है आपका गुटके द्वारा लगाया गया F बराबर क्या होता है, तो F बराबर MA होता है। तो एक MA मतलब कि यहाँ पे कौन लेंगे, तो G लेंगे। तो 10 गुने कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और वही बोला गया है 2 मीटर भुजा वाला घनाकार क्षेत्रफल के, तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 2। तो जब हम इसको काटेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 25 का 100, तो 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा तो 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर के फोकस दूरी पर रखा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो मतलब कि क्या रखा गया है, और इसका प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की दिशा से जो होता है आपका 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो दर्पण का आवर्धन ज्ञात करें। आवर्धन इक्वल टू फार्मूला होता है -V/U होता है। V जो हो जाएगा आपका प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा, और U जो हो जाएगा आपका वस्तु की दूरी हम यहाँ पे लेंगे। तो देखिए वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया गया है, तो प्रतिबिंब की दूरी जो है आपका 60 दिया गया है, जो कि आपका यहाँ पे माइनस में होगा क्योंकि अवतल दर्पण में V भी माइनस होता है, U भी माइनस होता है और F भी माइनस होता है। और यहाँ पे 20 दिया गया है, कौन सा, तो U का वैल्यू 20 दिया गया है। और ऑलरेडी यहाँ पे एक माइनस लगा हुआ है, तो 3 माइनस हो गया। तो 2 माइनस को काट दीजिए, ऊपर नीचे माइनस कटेगा, बचेगा एक माइनस। तो बीतीय 60 -3 हो जाएगा। तो आवर्धन कितना हो गया, -3 यहाँ पे आपका आवर्धन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो क्वेश्चन को देखेंगे, ईच एंड एवरी ऑप्शन को देखेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो जल में घुला हुआ लवण, तो जल में घुला हुआ लवण जो है आपका समांगी मिश्रण का उदाहरण है। जल में घुला हुआ तेल, देखिए जल में घुला हुआ तेल जो हो जाएगा, देखिए जल मानते हैं कि ये जल है, तो जल के ऊपर तेल जो होता है, जैसे मिट्टी तेल डालिएगा या सरसों तेल डालिएगा तो जल के ऊपर तेल जो होता है छहला जाता है। तो एक प्रकार का समांगी मिश्रण हो जाएगा ए वाला। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे ऑप्शन देखते हैं कि जल में घुला हुआ कॉपर सल्फेट का चूर्ण, तो जल में जैसे ही कॉपर सल्फेट का चूर्ण घुलेगा तो पूरी तरह से घुल जाएगा, तो ये भी ए नहीं होगा। और जल में घुली हुई चीनी, तो जल में घुली हुई चीनी जो होता है ये भी जो होता है आपका समांगी मिश्रण का उदाहरण है। क्वेश्चन क्या यहाँ पे पूछना चाह रहा है कि विषमांगी मिश्रण। अब हम समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण को देखेंगे कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण को समान रूप में मिश्रित होता है, देखिए जब दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण जब समान रूप में मिश्रित होता है तो उसके गुण जो होते हैं अलग अलग होते हैं। देखिए समान रूप में मिश्रित नहीं होता है तो उसके गुण अलग अलग होते हैं, उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। और अगर समान रूप में मिश्रित होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो समांगी मिश्रण कहेंगे। जैसे कि चीनी और नमक का घोल जो होता है आपका, चीनी और पानी का घोल जो होता है आपका समांग मिश्रण होता है, क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्वांटिटी जो होता है चीनी और पानी का सेम होता है, इसलिए चीनी और पानी जो होता है समांग मिश्रण हो गया यहाँ पे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि युवा अवस्था में होने वाले परिवर्तन का उदाहरण पहचानिए जो लैंगिक, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, लैंगिक परिपक्वता का संकेत देता है। जैसे कि लैंगिक परिपक्वता बोला गया है तो मेल और फीमेल में जो होता है किस प्रकार के लैंगिक परिपक्वता का जो होता है आपका संकेत देता है। तो अलग तरह से व्यवहार करना है, ये दिमागी क्रिया के अंतर्गत आएगा। ऊंचाई में वृद्धि हो जाता है, ये भी दिमागी क्रिया आ जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण होता है। आगे देखते हैं भाव दशा में परिवर्तन, इसको भी काटिए। तो देखिए नए बालों में वृद्धि का पैटर्न जो होता है आपका यही आंसर हो जाएगा लैंगिक प्रक्रिया में। और इसको कहते हैं किसको है, तो देखिए किशोरावस्था या व्यस्तता के बीच का चरण जो होता है 10 से 19 वर्ष की आयु तक की होती है। यह मानव के विकास एक अनूठा चरण है और अच्छे स्वास्थ्य की नींव रखने का एक महत्वपूर्ण समय होता है। किशोरों में तेजी से शारीरिक संज्ञात्मक जो होता है वृद्धि होती है। यौवना आरंभ में हार्मोन परिवर्तन के साथ साथ शारीरिक परिवर्तन में भी जुड़ी होते हैं, जैसे कि महिलाओं के स्तन का विकास होना, जघन बाल विकसित होना, पुरुषों के जननांग परिवर्तन हो जाना, महिलाओं के जननांग परिवर्तन हो जाना, बाल विकसित हो जाना, ये सभी जो होता है आवाज़ में परिवर्तन हो जाना, ये सभी जो होता है ऊंचाई में वृद्धि और मासिक धर्म की शुरुआत जो होता है, ये सभी जो होता है आपका लैंगिक परिपक्वता का संकेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कृषि प्रयोजनों के लिए जो गन्ना हो जाएगा, गुलाब हो जाएगा, अंगूर हो जाता है, जैसे कई पौधे के उगाने के लिए लेयरिंग या ग्राफ्टिंग जैसे विधियों का उपयोग किए जाने वाली प्रजनन विधि कौन सी होती है। तो देखिए गुलाब के फूल अगर लगाते हैं तो हम इसका क्या लगाते हैं, कलम लगाते हैं। तो किसके द्वारा, तो कायिक परिवर्धन जो होता है कलम द्वारा होता है। तो कायिक परिवर्धन को हम एक और इंग्लिश नाम बोलते हैं वनस्पतिक परिवर्धन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो जितने भी पौधे जो होते हैं अगर कलम विधि से उगाए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक परिवर्धन बोलते हैं। कलम वाले जो पौधे होते हैं उसका कुछ हानि भी होती है, उसका हानि को देखते हैं कि वनस्पतिक परिवर्धन का कुछ लाभ देखेंगे कि यह पौधे के गुणों के अगली पीढ़ी तक संरक्षित रखने में मदद करता है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मूल पौधे जो होता है संतान के लिए आनुवंशिक गुण एक समान होते हैं। आगे देखते हैं, और इसके जो कलम के माध्यम से जैसे कि किसी भी पौधे में बीज नहीं होते हैं तो जहाँ पे बीज नहीं हो जाएगा उस पौधे के लिए जो होता है कलम प्रवर्धन जो होता है बहुत ही बेहतरीन होता है। और इसका नुकसान क्या होता है, तो देखिए अगर इसका नुकसान की बात करते हैं तो यह किसी प्रजाति की जैव विविधता को प्रभावित करता है। ओके, अब बीज से उगाए गए पौधे की तुलना में ये पौधे जो होते हैं अल्प आयु और छोटे होते हैं। जैसे कि अगर हम कलम वाले पौधे को उगा रहे हैं और एक जो होता है आप कलम वाले पौधे को उगाइए और एक आप उगाइए किसका,
तो बीज वाले पौधे को उगाइए। जैसे कि हम यहाँ पे आम का एग्जाम्पल लेते हैं, जो हम बोलते हैं सट्टा वाला आम जो होता है छोटा होता है। तो सट्टा वाला आम होता क्या है, वनस्पतिक प्रवर्धन के द्वारा ही इसको जो होता है सट्टा वाला आम हम उसको बोलते हैं। और जो हम बीज के द्वारा आम रोपते हैं, जो बीज के द्वारा रोपते हैं, इसका जो होता है आयु ज़्यादा होता है। बट सट्टा वाला पेड़ देखते होंगे छोटा छोटा रहता है और वहाँ पर फल लेने लगता है, तो ये सभी सट्टा वाले कहलाते हैं। तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 6 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अन्य कार्बन परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणु के साथ आबंध बनाने समय कार्बन प्रायः कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। तो देखिए कार्बन के परमाणु संख्या कितना होता है, तो कार्बन के परमाणु संख्या जो होता है आपका 6 होता है। इसका पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, दूसरी कक्षा में जो होता है आपका 4 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। अगर तत्वों के साथ परमाणु आबंध बनाना है तो आपका 4 इलेक्ट्रॉन को इसको साझा करना पड़ेगा, तभी जा करके इलेक्ट्रॉन बंधन बनाता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो होता है पीने के जल को कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है। पीने के जल को जो है कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है। तो हम यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर के लेंगे, तो ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पे विरंजक चूर्ण हो जाएगा। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl2 हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो जाएगा। धोवन सोडा हो जाता है, ये धोवन सोडा हटा दिए, बेकिंग सोडा खाने वाला होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा कि ये ऑप्शन नंबर ए के द्वारा जो होता है, ये जो होता है आपका इसे चूने को क्लोराइड भी कहा जाता है, तथा यह ठोस बनावट वाला और पीले सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। ब्लीचिंग पाउडर का पीएच मान जो होता है आपका कितना होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का पीएच मान जो होता है आपका 11 होता है। क्योंकि ये जो होता है आपका किस नेचर का होता है, 11 हो जाएगा, तो आपका कौन सा नेचर हो जाएगा, तो ब्लीचिंग पाउडर का पीएच मान अगर 11 होता है तो आपका बेसिक नेचर का हो जाता है। इसका निम्न उपयोग देखेंगे कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो देखिए ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। कागज निर्माण उद्योग में लकड़ी के लुगदी के विरंजक में करेंगे। कपड़ा धोने की मशीन में घुले कपड़े को ब्लीच करने के लिए भी जो है हम इसका यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब कैल्शियम ऑक्साइड के जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनता है तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड बोला गया है, CaO जो बोला गया है, अगर जो है जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, CaOH ट्वाइस बनाएगा, CaOH ट्वाइस बनाएगा यहाँ पे। तो देखिए एक किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो Ca मिल करके H2O मिल करके क्या कर रहा है, संयोज कर करके CaOH ट्वाइस बना दे रहा है। CaOH ट्वाइस को क्या बोलते हैं, तो बुझा हुआ चूना बोलते हैं। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। 10 नंबर क्या बोल रहा है, किसी विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न क्या हो जाएगा। किसी विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा हो जाएगा, तो चालक से संबंधित किसी भी मापदंड पर निर्भर नहीं करता है, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक की मोटाई पर निर्भर करता है, चालक की आकृति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखेंगे दर्शकों कि किसी विद्युत धारावाही चालक पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न जो होता है चालक से संबंधित किसी भी मापदंड पर निर्भर नहीं करता है, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के लंबाई पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि चालक के आकृति पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए चालक के आकार एवं प्रवाहित तो विद्युत धारा के दिशा पर निर्भर करती है। यह लंबी सीधी चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न चालक के चारों ओर संकेंद्रित वृत्त के सदृश होता है। चारों ओर जो होता है संकेंद्रित वृत्त के सदृश हो जाएगा, तो इसीलिए जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, चालक के आकृति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मूत्राशय के बाद मूत्राशय के दाब को नियंत्रण करता है। तो देखिए मूत्राशय के दाब को बोला गया है नियंत्रण करने के लिए। तो देखिए ब्रिक के द्वारा जो हो जाएगा मूत्राशय के दाब को नियंत्रण हम नहीं कर सकते हैं। हृदय के जो होता है हृदय के द्वारा हम किसको पंप करते हैं, तो ब्लड को करते हैं। तो रक्तचाप को भी हटाइए। तो देखिए मूत्राशय के दाब को जो होता है हम तंत्रिका तंत्र के माध्यम से हम इसको नियंत्रण कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखिए मस्तिष्क जो होता है मूत्राशय से पृष्ठीय प्रणाली और सिप्नोथैलेमिक पथ के माध्यम से संकेत प्राप्त करता है। किसके माध्यम से, तो सिप्नोथैलेमिक पथ के माध्यम से जो होता है संकेत प्राप्त करता है। मस्तिष्क पुनः मूत्राशय और मूत्र मार्ग स्फिंक्टर मांसपेशिया में मूत्राशय
और आउटलेट को विनियमितता करने के लिए संकेत भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूत्राशय में जो मूत्र में जो होता है 95% जल होता है, 2% यूरिया होता है, और आपका जो होता है क्रिएटिनिन होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, क्लोराइड होता है। बट ध्यान दीजिएगा कि मूत्र में जो होता है 95% जल होता है, 2% जो होता है आपका यूरिया होता है। क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी त्वरण की इकाई है? तो देखिए त्वरण के फॉर्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। तो देखिए वेग में परिवर्तन की दर, तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और टाइम के क्या हो जाएगा, तो सेकेंड हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एस वाला नीचे आ जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो हो जाएगा दोहरण का इकाई हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, द्रव्यमान जो है एम का पिंड जो होता है ऊंचाई से एच पर ले जाया जाता है, और पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, जो गुरुत्वीय त्वरण जी से जाता है। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, तो स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू फॉर्मूला होता है mgh होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाएगा। और काइनेटिक ऊर्जा की फॉर्मूला होता है 1/2 mv² जो होता है आपका काइनेटिक ऊर्जा का होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ठोस पदार्थों के तापमान में वृद्धि करने पर क्या होता है? तो देखिए कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठोस पदार्थों का आकार समान होता है, तो देखिए कणों की गति बढ़ेगी तो कोई ज़रूरी है कि उसका आकार समान रहेगा। ठोस पदार्थों का तापमान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, गलत हो जाएगा। ठोस कणों की गतिज ऊर्जा में कमी आती है, गलत हो जाएगा। तो ठोस पदार्थों के तापमान में वृद्धि करने पर, जैसे ही हम तापमान में वृद्धि करेंगे अणुओं की गतिज ऊर्जा जो होती है बढ़ जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए वस्तु का तापमान जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि वस्तु का तापमान जो होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, तो वस्तु के अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा में वृद्धि का जो होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, परमाणुओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए परमाणु कुल मिलाकर विद्युत उदासीन होता है, परमाणु आंशिक रूप से विद्युत उदासीन होता है। पहले ऑप्शन नंबर बी को काटिए कि परमाणु आंशिक रूप से विद्युत उदासीन होता है, किसी प्रकार के आंशिक इसमें लगता ही नहीं है। परमाणु में कोई धनात्मक आवेश नहीं होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि परमाणु में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आवेश होता है। परमाणु विद्युत उदासीन नहीं होता है, इसको भी काटिए। तो देखिए परमाणु के बारे में संबंध कथन पूछा है, तो परमाणु कुल मिलाकर के क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। और देखिए परमाणु के कुल प्रोटॉनों की संख्या कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, जिसके कारण जो होता है परमाणु उदासीन होता है। जब यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या बोला गया तो धनात्मकता को बोला गया है कि धनात्मक आवेश नहीं है, तो जब प्रोटॉन यहाँ पे मौजूद होते हैं तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आवेश है, और जितना धनात्मक आवेश होता है उतना ही ऋणात्मक आवेश होता है। तो क्या हो जाता है, इसी कारण परमाणु जो होता है आपका उदासीन होता है। परमाणु के बारे में कुछ तथ्य को देखेंगे, परमाणु के बारे में कुछ तथ्य देखेंगे। परमाणु में संपूर्ण धनावेश एवं संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र में संकेंद्रित होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो न्यूक्लियस बोलते हैं। परमाणु के संबंध देखेंगे तो देखिए एटम शब्द कौन सा, तो एटम शब्द को किसके द्वारा दिया गया है, तो डेमोक्रेटिस के द्वारा जो है एटम शब्द दिया गया है। रेलवे के फेवरेट पॉइंट पे हम आप चर्चा कर रहे हैं कि एटम शब्द जो होता है डेमोक्रेटियस के द्वारा दिया गया है। और एटम यहाँ पे दिया गया है कौन सा, तो एटम जो होता है आपका ग्रीक वर्ड हो जाएगा। और देखिए एक आपका कौन सा है, परमाणु शब्द किनके द्वारा दिया गया है, तो कनाद मुनि के द्वारा जो है परमाणु शब्द दिया गया है। वही अगर बात करते हैं कि एटॉमिक थ्योरी किसको द्वारा दिया गया है, एटॉमिक थ्योरी जो है आपका जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया है। और एटम तत्व का सबसे छोटा कण होता है। और ये जो पॉइंट हम जितना यहाँ पे बोले, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेलवे के मद्देनज़र से, या इवन या किसी भी आपका एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके मद्देनज़र से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कोशिका में निम्नलिखित अभिक्रिया कहाँ होती है, जब छह कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु में विखंडन होता है। क्वेश्चन देखिएगा कि कोशिका की निम्नलिखित अभिक्रिया कहाँ होती है, जब 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु में विघटित होता है। तो देखिए केंद्रक हो जाएगा, तो केंद्रक नहीं होगा, गोल्जी कैप नहीं हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कोशिका द्रव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कोशिका द्रव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है और जल बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के माध्यम से कौन सी गैस जो होती है प्रभावित होती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, तो CaCO3 प्लस अगर H2O हो जाएगा, CaCO3 प्लस H2O कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के माध्यम से कौन सी गैस जो होती है आपका प्रभावित की जाती है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है CaOH के ट्वाइस हो जाता है, प्लस अगर हम यहाँ पे CO2 से अभिक्रिया कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो CaCO3 मिलेगा प्लस जो है आपका H2O यहाँ पे मिलेगा। और एक अभिक्रिया होता है CaO प्लस अगर मानते हैं H2O से अभिक्रिया करता है, H2O से अभिक्रिया करने की कंडीशन में हमको क्या मिलेगा, तो CaOH का होल 2 मिलेगा, CaOH का होल 2 मिलेगा। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जो है अगर जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या मिलेगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे कि हम दीवार पे चूना करते हैं, तो दीवार पे चूना किसका करते हैं, तो CaO हम मार्केट से लाते हैं, उसमें H2O मिलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो CaOH ट्वाइस डायरेक्ट मिलता है। तो CaOH ट्वाइस को हम क्या करते हैं, तो दीवार को पोतते हैं, और दीवार को पोतते हैं और इन्वायरमेंट से हमको क्या मिल जाता है, तो CO2 मिल जाता है। तो कौन सा बना जाता है, तो CaCO3 बना देता है, प्लस जल आपका निर्माण होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी ग्रंथि जो है एड्रेनाइल स्रावित करती है। एड्रेनाइल, देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि कौन सी ग्रंथि जो है एड्रेनाइल स्रावित करती है। पिनियन ग्रंथि हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है, 18 का दिया गया है कि कौन सी ग्रंथि जो है एड्रेनाइल स्रावित करती है। तो पिनियन ग्लैंड हो जाएगा, पिट्यूटरी जो होता है आपका वृद्धि हार्मोन होता है। थायराइड ग्रंथि कहाँ से होता है, तो थायराइड ग्रंथि जो होता है मटर के आकार के गर्दन के पास होता है, इस आयोडीन की कमी से जो होता है इसको थायराइड बीमारी होती है। आगे दे अधिवृक्क ग्रंथि यहाँ पे हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1 कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 कूलम्ब आवेश में जो होता है 6 × 10⁻19 कूलम्ब होता है। 1 कूलम में जो है 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पादप को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तभी बनेगा। पादप को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए चूँकि पौधे के अपेक्षाकृत तेज परिवहन प्रणाली का उपयोग करते हैं, चूँकि पौधे अपेक्षाकृत जो है तेज परिवहन प्रणाली का उपयोग करते हैं। कौन हो गया, तो देखिए पादप को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है चूँकि पौधे अपेक्षाकृत तेज परिवहन प्रणाली का उपयोग करते हैं। तो तेज परिवहन प्रणाली का उपयोग करते हैं, नहीं करते हैं। पादप शरीर के कई ऊतकों में मृत कोशिका का एक छोटा सा अनुपात होता है। तो देखिए पादप शरीर के कई ऊतकों में मृत कोशिका का एक छोटा सा अनुपात होता है, छोटा अनुपात नहीं होता है, इसको भी काटिए। तो विभिन्न शारीरिक अभिकल्पों के बीच ऊर्जा की ज़रूरतों भिन्न होती है। पादप गति नहीं करते हैं और उनके अनेक ऊतक जो होते हैं मृत कोशिकाओं का सबसे बड़ा अनुपात में होता है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, क्योंकि पौधे जो होते हैं स्वपोषी होते हैं और वो अपना भोजन जो होते हैं स्वयं बनाते हैं। तो जब पौधे स्वपोषी होते हैं, भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इनको जो होता है ये पौधे स्वपोषी होते हैं, भोजन स्वयं बनाते हैं। इस ये भी ऑप्शन हो सकता है। बट अगर 100% की बात करते हैं तो 100% जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वंस अगेन देखेंगे ऑप्शन नंबर सी को कि विभिन्न शारीरिक अभिकल्पों के बीच ऊर्जा की ज़रूरतें भिन्न भिन्न होती है। पादप में गति नहीं होता है, बिल्कुल सही होता है। पादप जो होता है पेड़ पौधे स्थिर होते हैं और उसके ऊतकों में जो होता है मृत कोशिकाओं का एक बहुत बड़ा अनुपात होता है। आगे देखते हैं, जानवरों में जो होता है इसको जानवर और जंतु दोनों, जानवर और पादप को दोनों को हम तुलना करते हैं। तो देखते हैं जानवरों में हड्डियों के रूप में एक कंकाल प्रणाली होती है जो जीवित कोशिकाओं यानी कि ऑस्टियोप्लास्ट से बनी होती है, जो उन्हें सीधा रखने में और
शरीर की ताकत प्रदान करता है। किसके द्वारा? तो हड्डियों के द्वारा। आगे देखते हैं, पौधे में ताकत जो होता है ज़्यादातर मृत कोशिकाओं में विशेष रूप से स्क्लेरेन्काइमा द्वारा शरीर को प्राप्त की जाती है। पौधे को भोजन और आश्रित की तलाश में जो होता है जानवरों की तरह इधर उधर भटकना नहीं होता है, क्योंकि पौधे जो होते हैं स्वपोषी जीव होते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। देखिए, इसके अनुसार ये भी सही हो सकता है, बट अगर 100% की बात करते हैं तो 100% जो है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आपको देखना होगा ये सभी तुलनात्मक में कि किस तरह से हम ऑप्शन से चले कि हमारा सही हो सके। आगे देखते हैं, पौधे को अपने बच्चों की देखभाल नहीं करनी होती है, जैसे कि जानवरों के अपने बच्चों को देखभाल करना होता है। तो इसीलिए जो होता है पादप को जो होता है कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जंतु को जो होता है ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इसी तरह से जो है आज का वीडियो समाप्त होता है। आपका वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपको बता दें कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तभी हम टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ डालेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए, जो कमेंट बॉक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है। इसी तरह से जो है आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।